डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का। और इनको हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम पार्ट्स में ज़्यादा मटेरियल कवर हो। मैनेजमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था सिलेबस डिस्कशन में कि मैनेजमेंट की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में एक बुक है RL नौलखा, वो आपको रेफ़र करनी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि जब भी ये वीडियो आप देखें तो साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें, तो इन स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है एटलीस्ट वो आप कॉपी करके रखें। उससे क्या होगा कि आपकी एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी जो आपके रिवीजन में काम में आएगी। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का जो पेपर है आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर में यहाँ पर पढ़ाने का आपको आशय ये है कि अब आप इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको आप जानें। थियोरेटिकल पार्ट आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आप फर्स्ट ईयर में आंसर अगर 12th वाले या 11th वाले लिखते हैं तो वो आपको काफ़ी हानि पहुँचा सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप कॉलेज में हैं तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, उनके एग्ज़ाम्पल्स आप लिखें, उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आप लिखें। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स मैं दे पाऊँ उतना अधिक देने की कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ये आप सभी जानते हैं। घर से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस तक, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैनेजमेंट वहाँ पर उपस्थित है। घर की बात करें तो जो हमारी किचन है वहाँ पे भी मैनेजमेंट रहता है कि महीने का शक्कर का कंजम्पशन कितना है, चाय का कंजम्पशन कितना है, कब सब्जियां आनी हैं, कब कितना दूध आना है, वगैरह वगैरह। किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो रॉ मटेरियल कब आना है, कितना आना है, उसका प्रोडक्शन किस हिसाब से होना है, कितनी यूनिट्स बननी है, WIP में कम से कम मटेरियल रहे वो कोशिश करनी होती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उसकी फंक्शनिंग क्या रहेगी, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको कमांड कौन देगा। तो ये सब चीज़ें प्रबंध का एक अभिन्न अंग है और प्रबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित है। इसीलिए इसको कहा गया है मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, यानी कि एक क्रांतिक अंग है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। इन सब को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। इसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। डिपेंड करेगा कि सिचुएशंस क्या क्या हैं। यदि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई व्यक्ति है जो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत व्यक्ति आके ज्वाइन तो करते हैं लेकिन छोड़ के भी जाते हैं। तो हर समय पर अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे वो प्रोडक्शन में डिफरेंस हो, चाहे वो कॉस्ट में डिफरेंस हो, चाहे प्रॉफिट में डिफरेंस हो, मैनेजमेंट एक सा नहीं रहता है, वो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। इसलिए वो डायनेमिक है, यानी परिवर्तनशील है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट, तो वो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने सभी कार्यों के दौरान सोसाइटी के एलिमेंट्स का यूज़ करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। तो उसको ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? उसको ये सब चीज़ें सोसाइटी से मिल रही है। तो उसको पेबैक किसको करना है? उसको सोसाइटी को पेबैक करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और जब हम बात कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की, तब उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी छुपा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कब होगा? जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, जब जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा, और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी चीज़ें क्लोजली रिलेटेड हैं। और जो मैनेजमेंट है वो किसी न किसी रूप में वो अपलिफ्टमेंट का काम कर रहा है, चीज़ों को प्रगतिशील बनाने का काम कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन हम थोड़ा बाद में लेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है। कॉन्सेप्ट एज अ नाउन, यानी कि संज्ञा के रूप में, और दूसरा कॉन्सेप्ट एज अ वर्ब, क्रिया के रूप में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो संज्ञा भी है और क्रिया भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। अब सबसे पहले हम आज ये देखते हैं कि वो नाउन किस प्रकार से है। मैनेजमेंट को जब हम डिफ़ाइन करेंगे कॉन्सेप्ट एज अ नाउन, तब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे एक इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में, बिजनेस के एक अंग के रूप में, व्यक्तियों का एक समूह के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, और एक कैरियर के रूप में। क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो समाहित है हर चीज़ में। तो हमको क्या करना है? हमको संज्ञा के रूप में मैनेजमेंट को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार से है कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उनको प्रोडक्टिविटी में किस तरह से काम में लिए जाए ये बताता है। यदि उन रिसोर्सेज को अगर सही तरीके से संगठित नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, प्रभावित होगी। तो हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हम काम में ले रहे हैं उन रिसोर्सेज में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाए जितने की अपेक्षा की थी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम एक इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में है। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का अंग है और अभिन्न अंग है। बिजनेस से मैनेजमेंट को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं,
ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, वही जब ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो बिज़नेस को किस प्रकार से आगे चलाना है हमें ये पता नहीं लग पाएगा। फिर मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया गया है एज ए क्लास ऑफ पर्सन और एलीट, यानी कि जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं वो एलीट होते हैं। मैनेजमेंट का काम है, अलग अलग डेफिनेशंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरों से कार्य कराने की कला तो है ही है, लेकिन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एक क्लास है, क्लास ऑफ पर्सन है, व्यक्तियों का एक जो समूह है, वो समूह किस प्रकार से कार्य करवाता है। फिर आता है एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी में क्या है कि कौन सा व्यक्ति किसके नीचे काम करेगा, कौन कमांड देने वाला है, कौन रिपोर्टिंग करने वाला है, और इन सभी कार्यों में हम प्रोडक्टिविटी कितनी लेकर आते हैं। क्या ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो सिस्टम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पर्याप्त है। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी होती हैं। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, एक अलग से अंग है। जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये देखते हैं कि क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा भी जाता है। अब अलग से पढ़ा जाता है तो इसकी जो टेक्निक्स हैं उनको इन डेप्थ पढ़ाया भी जाता है। तो एक अलग से डिसिप्लिन बन गया कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनमें अलग तरह की स्किल्स भी होनी चाहिए। उनमें मैनेजरियल स्किल्स का होना अनिवार्य है। हेनरी मिन्सबर्ग ने 11 तरह की स्किल्स दी हैं, तो उन स्किल्स को हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उन स्किल्स का होना अनिवार्य है जिनको मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन समझ के पढ़ाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ कैरियर। यदि आप मैनेजमेंट करने में पारंगत हैं और आपके पास क्वालिफ़िकेशन है मैनेजमेंट की, तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आपने मैनेजमेंट भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रखा है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल, तो उसके लिए आप अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप में। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, मैं कंसेप्ट एज ए नाउन तक। आगे के लेक्चर्स में हम और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। पर कुल मिला के बात यह है कि मैनेजमेंट को होल सोल रूप से कुछ ही शब्दों में डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट के अनेकों रूप हैं, हर जगह इसका कार्य अलग रहता है, लेकिन होता वो मैनेजमेंट है। थैंक यू।